आज मैं किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति या किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आज मैं उस सोच के खिलाफ बोल रहा हूं जिसने सदियों से यह तय कर रखा है कि इस देश का इतिहास कौन लिखेगा और कौन चुप रहेगा। आज मैं उस झूठ के खिलाफ बोल रहा हूं जिसे बार बार सच बनाकर हमारे दिमाग में बैठा दिया गया। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब जानबूझकर उलझा दिया गया। भारत के असली मूल निवासी कौन है? जब भी यह सवाल उठता है, लोग भावनाओं में बह जाते हैं। कोई धर्म की बात करता है, कोई ग्रंथों की, कोई देवताओं की, लेकिन बहुत कम लोग इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान की बात करते हैं। जबकि सच यही है कि मूल निवासी होने का फैसला न तो धर्म करता है, न पूजा पद्धति और न ही कोई किताब। मूल निवासी वही होता है जो उस जमीन पर सबसे पहले बसा हो, जिसकी संस्कृति उसी मिट्टी में पैदा हुई हो और जिसने बाहर से आकर दूसरों पर कब्जा न किया हो। भारत की धरती पर अगर सबसे पीछे जाकर देखा जाए तो हमें कोई मंदिर नहीं मिलता, कोई वेद नहीं मिलता, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं मिलती। हमें जो मिलता है वो है एक विकसित, शांत, श्रम आधारित सभ्यता, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता आज से लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय न कोई राजा था, न कोई ब्राह्मण, न कोई शूद्र। लोग खेती करते थे, पशुपालन करते थे, शहर बसाते थे, व्यापार करते थे और सामूहिक जीवन जीते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से जो चीजें मिली, वे साफ बताती हैं कि उस समाज में कोई धार्मिक ऊंच नीच नहीं थी। न कहीं बड़े बड़े मंदिर मिले, न किसी एक वर्ग के लिए अलग सुविधाएं। नालियां सबके लिए थीं, स्नान घर सबके लिए थे, सड़कें सबके लिए थीं। ये समाज बराबरी पर खड़ा था। ये बात बहुत लोगों को असहज करती है, क्योंकि अगर ये सच मान लिया जाए तो पूरी जाति व्यवस्था की नींव हिल जाती है। अब सवाल उठता है कि वे लोग आज कहां हैं? क्या वे अचानक गायब हो गए? इतिहास और विज्ञान साफ कहते हैं कि कोई भी बड़ी आबादी यूं ही गायब नहीं होती। डीएनए रिसर्च बताती है कि सिंधु घाटी के लोग आज भी भारत में मौजूद हैं। वे किसी एक जाति में नहीं, बल्कि उन सभी समुदायों में हैं जिन्हें आज आदिवासी, दलित, पिछड़ा, बहुजन कहा जाता है। जिन लोगों को आज सबसे नीचे रखा गया, वे ही असल में इस देश की सभ्यता के निर्माता थे। फिर लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में कुछ नए समूहों का आगमन हुआ। ये लोग मध्य एशिया की ओर से आए थे। इतिहास इन्हें आर्य कहता है। ये लोग अपने साथ एक नई भाषा लाए, जिसे आज संस्कृत कहा जाता है। अपने साथ नई पूजा पद्धति, यज्ञ, कर्मकांड और सबसे अहम वर्ण व्यवस्था लाए। ये व्यवस्था श्रम को नीचा और ज्ञान को ऊंचा बताने की एक चाल थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्ण व्यवस्था भारत की मूल संस्कृति नहीं थी। अगर होती तो उसका कोई प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसका मतलब साफ है, ये व्यवस्था बाद में लाई गई और धीरे धीरे समाज पर थोपी गई। शुरुआत में शायद वर्ण पेशे से जुड़ा था, लेकिन बहुत जल्द इसे जन्म से जोड़ दिया गया, क्योंकि अगर पेशे से जोड़ते तो कोई भी पढ़ सकता था, कोई भी आगे बढ़ सकता था। जन्म से जोड़ देने से एक वर्ग हमेशा ऊपर और एक वर्ग हमेशा नीचे रह सकता था। यही वो मोड़ था जहां से सामाजिक अन्याय की शुरुआत हुई। जो लोग खेत में काम करते थे, मिट्टी से जुड़े थे, हथौड़ा चलाते थे, चमड़ा पकाते थे, सफाई करते थे, उन्हें शूद्र कहा गया। और फिर उनसे भी नीचे एक वर्ग बनाया गया जिसे इंसान तक नहीं माना गया। उन्हें गांव के बाहर बसाया गया, पानी छूने से रोका गया, शिक्षा से दूर रखा गया। ये सब किसी प्राकृतिक नियम के कारण नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर किया गया। अगर इतिहास को ईमानदारी से पढ़ा जाए तो ये भी साफ दिखता है कि ब्राह्मण या तथाकथित ऊंची जातियां भारत की मूल निवासी नहीं थीं। वे यहां बाद में आईं। उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से खुद को श्रेष्ठ साबित किया और सत्ता हासिल की। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति दोषी है, लेकिन व्यवस्था दोषी जरूर है। भीमराव अंबेडकर ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जाति व्यवस्था सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक षड्यंत्र है। इसका मकसद ये था कि श्रम करने वाला हमेशा कमजोर रहे और शासन करने वाला हमेशा मजबूत। अब जरा सोचिए,
अगर इस देश के असली मूल निवासी वे लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले यहां सभ्यता बसाई, तो फिर आज वही लोग सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित और सबसे शोषित क्यों हैं? इसका जवाब इतिहास में छुपा है। जब सत्ता आई तो इतिहास बदला गया। जिसने लिखा उसने खुद को देवता बना लिया और दूसरों को दानव। राम और रावण की कहानी को ही देख लीजिए। एक तरफ जंगल में रहने वाला, स्वर्ण नगरी बसाने वाला रावण है और दूसरी तरफ राजा राम। कहानी किसने लिखी? जवाब सबको पता है। लिखने वाला हमेशा खुद को सही और दूसरे को गलत दिखाता है। यही बात पूरी भारतीय इतिहास पर लागू होती है। जिनके पास लेखन था उन्होंने इतिहास लिखा, जिनके पास हल था उन्होंने इतिहास जिया, लेकिन इतिहास में उनका नाम नहीं आया। आज जब कोई कहता है कि दलित, आदिवासी या पिछड़े लोग मूल निवासी हैं, तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन नाराजगी सच को नहीं बदल देती। सच वही रहता है जो मिट्टी में दफन है, जो डीएनए में दर्ज है, जो पुरातत्व में दिखाई देता है। यह भी समझना जरूरी है कि मूल निवासी होने का मतलब किसी से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब है सच को स्वीकार करना। जब तक सच स्वीकार नहीं होगा तब तक बराबरी नहीं आएगी। जब तक बराबरी नहीं आएगी तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज भी मंदिरों में, स्कूलों में, नौकरियों में, रिश्तों में जाति जिंदा है। लोग कहते हैं कि जाति अब नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जाति हर जगह है। फर्क बस इतना है कि अब उसे छुपाया जाता है। अगर भगवान सबके लिए है तो सदियों तक कुछ लोगों को मंदिर में जाने से क्यों रोका गया? अगर ज्ञान सबके लिए है तो किताबें छूने पर सजा क्यों दी गई? ये सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जिसने धर्म को हथियार बनाया। भारत की असली ताकत उसकी विविधता है, लेकिन ये विविधता तभी सुंदर लगती है जब बराबरी हो। जब एक को ऊंचा और दूसरे को नीचा बताया जाए तो वो विविधता नहीं बल्कि गुलामी होती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम इतिहास को नए सिरे से पढ़ें, नफरत के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए, दोष देने के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए। क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि इस देश के असली निर्माता कौन थे, तब तक हम उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। भारत के मूल निवासी वे लोग हैं जिनकी हड्डियों में इस मिट्टी की गंध है। वे लोग हैं जिनके पसीने से ये देश खड़ा हुआ। वे लोग हैं जिन्हें इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली, लेकिन जिनके बिना कोई इतिहास संभव नहीं था। आज अगर ये बात किसी को कड़वी लगती है तो लगने दीजिए। सच हमेशा कड़वा ही होता है, लेकिन सच को दबाने से जहर और फैलता है। उसे स्वीकार करने से ही इलाज होता है। ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई झूठ के खिलाफ है। ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जिसने इंसान को इंसान से छोटा या बड़ा बना दिया। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इस देश का हर मूल निवासी सिर उठाकर ये नहीं कह पाएगा, ये देश मेरा है, क्योंकि इसकी मिट्टी मेरे खून से बनी है। अब अंत में मैं आपसे कोई बहस नहीं चाहता। मैं आपसे किसी को दोषी ठहराने की भी अपील नहीं करता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और सोचें। सोचिए उस मिट्टी के बारे में जिस पर आप रोज चलते हैं। उस मिट्टी को किसने सींचा? उस मिट्टी को किसने अपने खून पसीने से उपजाऊ बनाया? ये देश महलों से नहीं बना, ये देश ग्रंथों से नहीं बना, ये देश खेतों से बना है, ये देश जंगलों से बना है, ये देश मजदूरों के हाथों से बना है। जिन लोगों ने सबसे पहले हल चलाया, जिन्होंने पहली बार आग जलाई, जिन्होंने पहली बार घर बनाया, क्या वे इस देश के नहीं थे? आज अगर वही लोग सबसे पीछे खड़े हैं तो गलती उनकी नहीं है, गलती उस सोच की है जिसने जन्म के आधार पर इंसान को बांट दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक जाति ने सब कुछ बिगाड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यवस्था ने इंसानियत को तोड़ा, और व्यवस्था कभी भी भगवान से बड़ी नहीं होती। अगर भगवान सच में सबका है तो उसका रास्ता भी सबके लिए खुला होना चाहिए। अगर ज्ञान पवित्र है तो उसे बांटना पाप नहीं हो सकता। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि हम एक दूसरे से लड़ें। जरूरत इस बात की है कि हम सच को स्वीकार करें,
क्योंकि सच से डरकर कोई समाज आगे नहीं बढ़ता। सच को समझकर ही बदलाव आता है। अगर ये वीडियो आपको असहज कर रहा है तो समझिए ये सही जगह पर चोट कर रहा है, क्योंकि जो बात झूठ पर टिकी हो उसे सच हमेशा चुभता है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, इस देश को किसी एक की जागीर मत समझिए। ये देश हर उस इंसान का है जिसने इसे बनाया, संवारा और बचाया। इतिहास किताबों में बंद हो सकता है, लेकिन सच कभी दबाया नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल ये सवाल फिर उठेगा और तब जवाब भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ये बात सुनी जानी चाहिए तो इसे आगे पहुंचाइए, किसी के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के पक्ष में। यही नहीं रुकते, हम सवाल पूछते रहेंगे, हम सच ढूंढते रहेंगे, क्योंकि सवाल करना गुनाह नहीं, गुलामी है। बिना सवाल किए जीना। जय इंसानियत।